रात के सन्नाटे में उत्तर भारत के दूरदराज इलाके में बसे एक छोटे से गांव का नाम था कौशलपुर। ये गांव घने जंगलों और एक सूखी नदी के किनारे बसा था। दिन में ये गांव बिल्कुल सामान्य लगता। किसान अपने खेतों में काम करते, बच्चे स्कूल जाते और बुजुर्ग चौपाल पर बैठे कहानियां सुनाते। लेकिन सूरज ढलते ही इनका रंग बदल जाता। नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सुन रहे हैं केसी स्कैरी चैनल। दोस्तों, आज रात कुछ अलग है। आज मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाने वाली हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हर बार किसी न किसी की सच्ची कहानी या आप बीती लेकर आती हूँ, और इस बार भी मैं आपके बीच लेकर आई हूँ एक ऐसा वाकया जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अंधेरा गहराता जा रहा है, खामोशी बढ़ती जा रही है और हवा में एक अजीब सी सरसराहट है। कहते हैं जब चांदनी की रोशनी हल्की हो और रात बिल्कुल शांत हो, तब कुछ परछाइयाँ जिंदा हो उठती हैं। तो तैयार हो जाइए डर और रहस्य से भरी इस सच्ची कहानी के लिए। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही दिल दहला देने वाली कहानी है तो मुझसे ज़रूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की खौफनाक दास्तां। आज की कहानी है कौशलपुर का श्राप। कौशलपुर के बीचों बीच खंडहर बनी एक पुरानी हवेली थी। उसकी ऊंची ऊंची दीवारें काई से ढकी हुई थी। झरोखों पर लोहे की सलाखें जंग खाकर लाल हो गई थी और छत का आधा हिस्सा गिर चुका था। गांव के लोग उसे श्रापित हवेली कहते थे। कहा जाता था कि रात में वहां कोई अदृश्य शक्ति घूमती है। कभी बच्चों की हंसी, कभी किसी औरत के रोने की आवाज, तो कभी घुंघरुओं की झनकार। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि ये हवेली कभी ठाकुर अर्जुन सिंह की थी, जो 100 साल पहले बहुत बड़ा जमींदार था। कहते हैं कि उसने किसी मासूम लड़की की बलि दी थी और तब से हवेली श्रापित हो गई। लोग मानते थे कि उसकी आत्मा आज भी हवेली में भटकती है। कई पत्रकार और शोधकर्ता इस रहस्य को जानने आए, लेकिन कोई भी ज्यादा देर तक ठहर नहीं पाया। किसी के कैमरे बंद हो जाते, किसी को अजीब आवाजें सुनाई देती, किसी को बुखार चढ़ जाता। इसी रहस्य को उजागर करने की ठान ली थी किरण ने, एक जानी मानी पत्रकार। वो अलौकिक घटनाओं पर काम करती थी और स्कैरी नाम के चैनल पर वीडियो बनाती थी। उसे गांव के एक युवक राघव ने मेल करके बुलाया था। राघव गांव का ही रहने वाला था और उसने कई बार हवेली के पास अजीब घटनाएं देखी थी। उसने किरण को लिखा, अगर आप सचमुच बहादुर हैं तो आइए कौशलपुर। यहाँ की हवेली में जो होता है वो दुनिया ने नहीं देखा। मैं आपका मार्गदर्शन करूँगा। किरण अपने कैमरे, ट्राइपॉड, माइक्रोफोन और टॉर्च के साथ ट्रेन से कौशलपुर पहुंच गई। स्टेशन सुनसान था। शाम का समय था। चारों ओर धुंध और पीली पीली रोशनी के बीच झिंगुरों की आवाज आ रही थी। प्लेटफॉर्म पर राघव उसका इंतजार कर रहा था। राघव लंबा, दुबला, पतला और लगभग 25 साल का युवक। उसकी आंखों में हल्की बेचैनी थी, लेकिन चेहरे पर उत्सुकता। उसने कहा, आपका स्वागत है, लेकिन मैं आपको पहले ही चेतावनी दे दूं, ये जगह खेल नहीं है। कई लोग डर कर भाग गए हैं। किरण मुस्कुराई, मैं डरने नहीं आई हूँ। मेरा काम सच को सामने लाना है। आप मुझे बस रास्ता दिखाइए। दोनों जीप में गांव की ओर चल पड़े। रास्ता रूब खाबड़ था। इक्का दुक्का झोपड़ियां और खेत दिखाई देते। आसमान में कौवे मंडरा रहे थे। गांव के पास पहुंचते ही हवा में अजीब सी गंध थी।
मिट्टी, नमी और कुछ अलग एहसास जिसे किरण पहचान नहीं पा रही थी। गांव के चौपाल पर कुछ बुजुर्ग बैठे थे। उन्होंने किरण को देखा तो आपस में फुसफुसाने लगे। एक बूढ़ी औरत ने राघव से कहा, तुम इसे वहां मत ले जाओ बेटा, हवेली जाग जाएगी। राघव ने जवाब नहीं दिया और चुपचाप जीप आगे बढ़ा दी। हवेली गांव के किनारे थी। वहां पहुंचते ही किरण को लगा जैसे तापमान कुछ डिग्री गिर गया हो। हवेली के सामने बदबू के पेड़ थे। वो पेड़ बरगद के थे, जिन पर कौवे बैठे कांव कांव कर रहे थे। लोहे का बड़ा फाटक जंग खाया हुआ और आधा खुला था। राघव ने कहा, यही है वो जगह। दिन में भी यहाँ लोग नहीं आते। मैं बस इतना कहूँगा, सावधान रहिए। किरण ने अपने कैमरे निकाले और शूटिंग शुरू की। उसने फाटक के पास खड़े होकर कहा, दोस्तों, मैं हूँ किरण और आज मैं आई हूँ कौशलपुर की उस हवेली में जिसका नाम है श्रापित हवेली। कहा जाता है यहाँ रात में अजीब अजीब घटनाएं होती हैं। आइए देखते हैं सच्चाई क्या है। हवेली के भीतर जाते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया। धूल और झाले से घर भरा हुआ था। टूटी खिड़कियों से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। सीढ़ियों पर उखड़ा हुआ लाल कालीन पड़ा था, मानो किसी समय यहाँ शान और शौकत रही हो। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे। ठाकुर अर्जुन सिंह, उसकी पत्नी और एक छोटी लड़की। किरण ने देखा कि लड़की की आंखों को किसी ने खुरच दिया है। उसने कैमरे के सामने कहा, ये तस्वीरें इस हवेली के इतिहास की गवाह हैं, लेकिन इन आंखों को क्यों खुरचा गया? क्या ये उस लड़की की आत्मा का संकेत है? राघव ने धीरे से कहा, गांव वाले कहते हैं कि यही वो लड़की थी जिसकी बलि दी गई थी। तभी से हवेली श्रापित है। जैसे ही दोनों अंदर बढ़े, ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई, ठक ठक ठक। किरण ने टॉर्च ऊपर की और देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। किरण ने फुसफुसा कर कहा, आपने सुना? राघव के चेहरे पर पसीना था। हाँ, यही तो है जो मैं आपको कहना चाहता था। दोनों धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगे। सीढ़ियों पर हर कमरे में एक अजीब एहसास था। ऊपर पहुंचते ही उन्हें एक बड़ा हॉल मिला, जिसमें बीच में एक टूटी हुई झूमर और चारों ओर पुराने फर्नीचर पड़े थे। किरण ने कैमरे में रिकॉर्ड करते हुए कहा, दोस्तों, यहाँ कुछ तो है। मैं स्पष्ट कह सकती हूँ कि इस जगह का तापमान बाहर से कम है। शायद यहाँ कोई ऊर्जा है। अचानक कमरे के कोने में रखी एक पुरानी कुर्सी खुद ब खुद हिली। उसकी चर चर की आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। किरण ने कैमरा उसी तरफ घुमा दिया। राघव ने घबराकर कहा, चलो यहाँ से, ये ठीक नहीं है। किरण ने दृढ़ता से कहा, नहीं, हमें सब कैद करना होगा। तभी झूमर से धूल और पंख टूटकर नीचे गिरने लगे। कमरे में ठंडी हवा और भी तेज हो गई। दोनों को लगा जैसे कोई अदृश्य चीज उन्हें देख रही हो। किरण ने कैमरे की ओर देखते हुए कहा, यहाँ कोई उपस्थित है, मैं महसूस कर सकती हूँ। अचानक एक महिला की हंसी सी सुनाई दी, मानो कोई बच्ची खिलखिला रही हो और फिर कोई औरत रो रही हो। राघव ने अपने कान ढक लिए। यही वो आवाजें हैं जो हर रात आती हैं, राघव ने चिढ़कर कहा। कमरे के कोने में एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी। उसके दरवाजे अपने आप हिलने लगे। किरण धीरे धीरे उसके पास गई। उसने हाथ बढ़ाकर दरवाजा खोला तो अंदर पुरानी पोथियां और लाल कपड़े में लिपटी हुई कुछ चीजें थीं। उसने एक कपड़ा हटाया तो उसमें से पुराने जमाने का एक कांच का गुड़िया जैसे खिलौना निकला, जिसकी आंखें टूटी हुई थी। किरण ने कैमरे में दिखाते हुए कहा, दोस्तों, ये शायद वही गुड़िया है जिससे वो लड़की खेला करती थी। क्या ये कोई संकेत है?
गुड़िया हाथ में आते ही अचानक कमरे की दीवार पर लाल रंग से लिखावट उभर आई, मत छुओ उसे। किरण और राघव दोनों हक्के बक्के रह गए। दीवार कुछ सेकंड पहले खाली थी और अब उस पर ये शब्द थे। राघव चिल्लाया, गुड़िया रख दो जल्दी। किरण ने घबराकर गुड़िया वापस रख दी। दीवार की लिखावट धीरे धीरे मिट गई। कमरे में फिर सन्नाटा हो गया। किरण ने गहरी सांस ली। ये तो सचमुच कुछ है, ये सिर्फ कहानी नहीं। राघव ने कहा, मैंने कहा था ना, ये खेल नहीं है। अब चलिए नीचे चलते हैं। दोनों सीढ़ियां उतरने लगे। हवेली के मुख्य दरवाजे तक आते आते रात और गहरी हो चुकी थी। बाहर झिंगुरों की आवाज और हवा की सिसकारी थी। दरवाजे पर पहुंचकर किरण ने कैमरे की ओर देखा और कहा, दोस्तों, आज हमने जो देखा वो बेहद डरावना था, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। अगली बार हम और गहराई में जाएंगे। दोनों बाहर निकले, लेकिन हवेली के भीतर से अब भी किसी के कदमों की आहट आ रही थी, ठक ठक ठक। रात गहराई तो किरण और राघव गांव के किनारे बने एक पुराने सराय जैसे कमरे में आ गए। कैमरे और बैटरियां चार्ज पर लगाई और चाय के 2 कप बनाकर खिड़की के पास बैठ गए। बाहर दूर हवेली का सिल्हूट अंधेरे में किसी राक्षस जैसा दिखाई दे रहा था। किरण बोली, राघव, ये सब मैं कैमरे में देखकर भी यकीन नहीं कर पा रही हूँ। दीवार पर अपने आप लिखा आना। गुड़िया, राघव ने धीरे से कहा, मैंने आपसे कहा था ये हवेली साधारण नहीं। मेरे दादाजी कहते थे ठाकुर अर्जुन सिंह के जमाने में बहुत अत्याचार हुए थे। किरण ने पूछा, कौन सी लड़की थी वो? राघव ने लंबी सांस ली। नाम था चंपा। ठाकुर ने अपने पितरों की शांति के लिए बलि चढ़ाई थी। गांव के पंडितों ने मना किया, लेकिन ठाकुर नहीं माने। उसी दिन से हवेली में खून की बदबू और रोने की आवाजें आने लगी। चंपा की आत्मा कभी मुक्त नहीं हुई। किरण ने नोटबुक निकाली और लिखने लगी, तो हमें चंपा की आत्मा को मुक्त करना होगा, या कम से कम उसकी कहानी सामने लानी होगी। रात के लगभग 2 बजे थे। अचानक दरवाजे पर किसी के दस्तक दी। ठक ठक ठक। राघव चौंक गया। उसने कहा, इतनी रात को कौन हो सकता है? किरण ने धीरे से दरवाजा खोला। बाहर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, झुकी हुई कमर, फटे कपड़े, सफेद बाल। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम दोनों हवेली में गए थे? किरण ने सिर हिलाया। हाँ। तो सुनो, वहां जो भी करोगे सोच समझ कर करना। वो लड़की तुम्हें देख रही है। वो चाहती है उसका सच बाहर आए, लेकिन उसके श्राप से सावधान रहना। इतना कहकर बूढ़ी औरत बिना कुछ और बोले अंधेरे में गुम हो गई। राघव ने दरवाजा बंद कर दिया। दोनों देर तक चुप रहे। किरण ने कहा, ये कौन थी? राघव ने कहा, शायद गांव की पागल बुढ़िया। लोग कहते हैं कि ये चंपा की माँ थी, जो आज भी जिंदा है, या शायद उसकी आत्मा। सुबह होते ही किरण और राघव गांव के पुराने रिकॉर्ड देखने पंचायत भवन पहुंचे। वहां उन्हें एक रजिस्टर मिला जिसमें ठाकुर अर्जुन सिंह की हवेली और उसके मामलों का जिक्र था। एक पन्ने पर लाल स्याही में लिखा था, 1912, चंपा नामक बालिका लापता। उसके बाद पन्ना फटा हुआ था। किरण ने कैमरे में बोलते हुए कहा, दोस्तों, हमने गांव के पुराने रिकॉर्ड में चंपा का नाम पाया है। ऐसा लगता है ये बच्ची सचमुच इस हवेली में रहती थी। ये कहानी अब और गहरी हो गई। देखना ये है कि आगे क्या होता है। इतना कहकर उसने कैमरा ऑफ कर दिया। दोपहर में दोनों हवेली के पिछवाड़े गए। वहां एक पुराना कुआं था, जिसे लोहे की सलाखों से ढक दिया गया था।
राघव ने कहा, गांव के लोग कहते हैं चंपा की लाश इसी कुएं में डाली गई थी। किरण ने टॉर्च से भीतर झांका। नीचे पानी काला दिखाई दे रहा था। उसने कैमरे में कहा, ये कुआं हवेली के पीछे है। यहाँ से अजीब सी ठंडी हवा निकल रही है। शायद यही वो जगह है जहाँ चंपा का राज छिपा है। तभी कुएं के पास पड़े सूखे पत्तों में से किसी ने फुसफुसाया, बचाओ। किरण ने चौंक कर चारों ओर देखा। राघव, तुमने सुना? राघव ने डरते हुए सिर हिलाया। हाँ, सुना, बचाओ। आवाज कुएं से आ रही थी। राघव ने कहा, चलो यहाँ से। किरण ने कैमरा बंद किया। नहीं, हमें इसे रिकॉर्ड करना होगा। तभी अचानक कुएं के ऊपर बैठा एक कौवा जोर से कांव कांव करने लगा और सलाखें हिलने लगी, जैसे किसी ने नीचे से धक्का दिया हो। दोनों पीछे हट गए। हवा में अचानक गंध फैल गई, सड़ी हुई मिट्टी और खून की। राघव ने चिल्लाकर कहा, चलो किरण। दोनों दौड़ते हुए हवेली के मुख्य हिस्से की ओर भागे। हवेली के भीतर जाते ही किरण ने देखा एक पुरानी सी लाल किताब जमीन पर पड़ी है। उसने उसे उठाया। किताब की जिल्द पर लिखा था, अर्जुन सिंह की डायरी। किरण ने पन्ने पलटे। अंदर लिखावट थी, आज बलि पूरी हुई। पितरों ने वरदान दिया, लेकिन लड़की की आत्मा भटक रही है। मैं भी चैन से नहीं सो पा रहा। उसके आगे के पन्ने खून से सने हुए थे। किरण ने कैमरे में कहा, दोस्तों, ये ठाकुर अर्जुन सिंह की डायरी है। इसमें साफ लिखा है कि बलि हुई। ये सब अफवाह नहीं, सच्चाई है। आगे देखते हैं क्या होता है। राघव ने कहा, अब समझ में आया क्यों ये हवेली श्रापित है। चंपा की आत्मा अब भी यहाँ भटक रही है। जैसे ही किरण ने डायरी का अंतिम पन्ना पढ़ा, हवेली की दीवारें कांपने लगी। ऊपर की मंजिल से पायल की आवाज आई, छन छन करके, और हवा ठंडी हो गई। अचानक हवेली के बीचों बीच एक छोटा सा प्रकाश बिंदु बना और फिर उसमें से एक लड़की की परछाई निकली। लंबी चोटियां, लाल बिंदी, आंखें खाली गड्ढों जैसी। वो हवा में तैरती हुई दिखाई दे रही थी। किरण ने फुसफुसाकर कहा, चंपा। राघव ने उसका हाथ पकड़ लिया, मत पुकारो उसे। लेकिन चंपा की परछाई उनके सामने आ चुकी थी। उसने हाथ में वही टूटी हुई गुड़िया पकड़ रखी थी। उसके होठ हिल रहे थे, लेकिन आवाज नहीं आ रही थी। कुछ सेकंड बाद वो परछाई अचानक गायब हो गई और कमरे में दीवार पर वही शब्द उभरे हुए थे, सच बाहर लाओ। कमरा अचानक शांत हो गया। किरण ने कांपती हुई आवाज में कहा, वो चाहती है हम उसका सच दुनिया को बताएं। राघव ने कहा, लेकिन कैसे? गांव वाले तो डरते हैं। किरण ने कैमरा बंद किया। हम सब रिकॉर्ड करेंगे, जो भी हो। अगली बार हम इस हवेली में पूरी रात रुकेंगे, तभी पता चलेगा कि आत्मा क्या चाहती है। दोनों हवेली से बाहर निकले। बाहर अंधेरा और गाढ़ा हो चुका था। गंगा से आती हवा में अब एक अजीब सी मिठास थी, जैसे किसी ने वहां धूप जलाई हो। लेकिन साथ ही एक भयावह एहसास भी था। किरण ने अपने दर्शकों से कहा, दोस्तों, आज हमने हवेली का इतिहास जाना। ये जगह सचमुच श्रापित है। अगले एपिसोड में हम पूरी रात यहाँ रुकेंगे और देखेंगे कि चंपा की आत्मा हमसे क्या चाहती है। राघव ने कहा, बस सावधान रहिए, अगली रात सबसे खतरनाक होगी। दोनों गांव की ओर लौट आए, लेकिन हवेली की टूटी खिड़की से किसी ने उन्हें जाते हुए देखा, शायद वही परछाई। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हम जब भी एक नई कहानी लेकर आएं वो आप तक ज़रूर पहुँचे। किरण और राघव ने तय किया कि इस बार वे पूरी रात हवेली के अंदर रहेंगे। उन्होंने कैमरे, नाइट विज़न, लाइव रिकॉर्ड
सोशल सेंसर, चार्ज और कुछ खाने पीने का सामान लिया। गांव वालों ने उन्हें बार बार समझाया, बेटा मत जाना, रात में हवेली और भी खतरनाक हो जाती है, लेकिन दोनों अपने इरादे पर अडिग रहे। शाम होते होते आसमान पर काले बादल घिर आए। गांव के कुत्ते अजीब तरह से भौंकने लगे। कौशलपुर के घाटों से आती हवा में गंध थी, मिट्टी, बारिश और धुएं की। राघव ने जीप हवेली के फाटक के पास रोकी। किरण ने कहा, चलो अब या कभी नहीं। हवेली में घूमते ही उन्हें महसूस हुआ कि भीतर का तापमान और गिर चुका है। दीवारों पर और अधिक नमी थी। टूटी खिड़कियों से हवा सीटी बजाते हुए आ रही थी। किरण ने कैमरे के सामने कहा, दोस्तों, हम अभी अभी हवेली के अंदर दाखिल हुए हैं। आज हम पूरी रात यहीं रहेंगे। देखते हैं चंपा की आत्मा हमसे संपर्क करती है या नहीं। उन्होंने पहला कैमरा बड़े हॉल में लगाया, दूसरा ऊपर वाली मंजिल पर और तीसरा हवेली के पीछे के कुएं की ओर। वॉइस रिकॉर्डर उन्होंने हॉल के बीच में रखा। रात के 8 बजे मोमबत्तियां जलाकर उन्होंने चारों ओर रोशनी की। हवेली की दीवारों पर पड़ती लंबी लंबी परछाइयां उन्हें और डरावना बना रही थी। राघव ने कहा, मेरी रीढ़ में सिरहन हो रही है। किरण मुस्कुराई, बस याद रखो, हम डरने नहीं आए हैं, हमें सच्चाई जाननी है। रात के 11 बजे तक सब शांत था। तभी वॉइस रिकॉर्डर की रेड लाइट तेजी से चमकने लगी। स्पीकर में धीमी आवाज आई, मुझे मुक्ति दो। राघव ने कांपते हुए कहा, सुना तुमने? किरण ने सिर हिलाया। हाँ, ये उसी की आवाज़ है। उन्होंने कैमरे में रिकॉर्ड किया। दोस्तों, हमने अभी अभी एक महिला की आवाज़ कैद की है जो कह रही है, मुझे मुक्ति दो। ये पहला बड़ा सबूत है। रात के 12 बजे यानी भूत का समय, अचानक हवेली की सभी खिड़कियां अपने आप बंद हो गई। धम 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 मोमबत्तियां एक एक करके बुझने लगी। कमरे में गहरा अंधेरा हो गया। किरण ने नाइट विजन कैमरा ऑन किया। स्क्रीन पर हरे रंग के शेड में कुछ अजीब आकृतियां दिखाई दी। एक कोने में एक छोटी बच्ची जैसी परछाई, दूसरे में लाल साड़ी पहनी औरत। राघव ने फुसफुसाया, ये दोनों कौन हैं? किरण ने कहा, शायद चंपा और उसकी माँ। अचानक बड़े हॉल की दीवार पर खुद ब खुद वही शब्द उभर आया, मेरा सच बाहर लाओ। और फिर उसके नीचे, नहीं तो तुम्हें भी यही रहना होगा। राघव डर कर पीछे हट गया। किरण, मुझे नहीं लगा, चलो बाहर चलते हैं। किरण ने उसकी बाह पकड़ी, नहीं, हम यहाँ रहेंगे, यही मौका है हमारे पास। तभी ऊपर की मंजिल से पायल की आवाज आई, छन छन करके। दोनों सीढ़ियों पर चढ़े। वहां का वातावरण और भी ठंडा था। दीवारों पर पानी की बूंदें टपक रही थी। ऊपर के कमरे में वही टूटी हुई झूमर, वही गुड़िया और लाल किताब रखी थी, लेकिन इस बार गुड़िया अपने आप सीधी बैठी थी। उसके मुंह से हल्की हल्की हंसी की आवाज आ रही थी। किरण ने कैमरे में कहा, दोस्तों, गुड़िया अपने आप हिल रही है, ये लाइव हो रहा है। राघव ने डरते डरते कहा, चंपा, क्या तुम हो? तभी कैमरा अचानक अंधेरे में डूब गया। कैमरे में हरी स्क्रीन पर एक चेहरा उभरा, बड़ी बड़ी आंखें, टूटी हुई चोटियां, लाल बिंदी। वो चेहरा तेजी से कैमरे की ओर झपका और स्क्रीन ब्लैक हो गई। राघव चीखा, किरण! किरण ने टॉर्च जलाई। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर उसके नाम खून जैसी लाल तरल से लिखे थे, किरण और राघव। दोनों सन्न रह गए। राघव बोला, अब यह हमें जानती है। किरण ने गहरी सांस ली। इसका मतलब वो हमसे संपर्क चाहती है। तभी हवेली की छत पर जोर की आवाज आई, जैसे कोई दौड़ रहा हो। उन्होंने ऊपर देखा तो लकड़ी की बीम टूट रही थी। धूल और पत्थर गिरने लगे। दोनों नीचे भागे। हवेली के हॉल में पहुंचते ही उन्होंने देखा वॉइस रिकॉर्डर पर रीडिंग चेंज हो रही थी। स्पीकर में आवाज साफ आ रही थी, कुएं के नीचे सच, कुएं के नीचे सच।
किरण ने कैमरे में कहा, दोस्तों आत्मा कह रही है कुएं के नीचे सच, हमें वहां जाना होगा। राघव ने घबराकर कहा, अभी रात के 2 बजे। किरण ने कहा, हाँ अभी यही मौका है। दोनों हवेली के पिछवाड़े पहुंचे। आसमान में बादल गरज रहे थे। बिजली चमकने पर हवेली और भी भूतिया लगने लगी। कुएं की सलाखें ठंडी थीं। किरण ने कहा, दोस्तों हम अब उस कुएं के पास हैं जहां चंपा की लाश फेंकी गई थी। आत्मा ने हमें यही जाने को कहा। राघव ने सलाखों को खींचा। अजीब बात, इस बार सलाखें अपने आप खुल गईं। नीचे से ठंडी हवा और धुंध का गुब्बार ऊपर उठ रहा था। किरण ने कैमरे नीचे की ओर झुकाए। स्क्रीन पर नीचे काले पानी में कुछ चमकता हुआ दिखा। वो क्या है? राघव ने आश्चर्य से कहा। पता नहीं, लेकिन कोई धातु जैसा दिख रहा है। उन्होंने रस्सी बांधी और धीरे धीरे कुएं में उतरने लगे। अंधेरे में सिर्फ टॉर्च की रोशनी थी। पानी के पास पहुंचते ही किसी ने उनका पैर पकड़ लिया, ठंडा बर्फ जैसा हाथ। राघव चिल्लाया, किरण नीचे कोई है। किरण ने टॉर्च घुमाई। पानी के ऊपर चंपा की परछाई तैर रही थी। उसकी आंखों में खालीपन और होठों पर रक्त की लकीर। उसने हाथ फैलाए और फुसफुसा कर बोला, मुक्ति, सच बाहर लाओ और मुझे मुक्ति दिलाओ। पानी अचानक उबाल खाने लगी। राघव ने जल्दी से रस्सी खींची। दोनों ऊपर चढ़े। कुएं के ऊपर पहुंचते ही पानी शांत हो गया, लेकिन सलाखें अपने आप बंद हो गई। किरण ने कांपते हुए कैमरे में कहा, दोस्तों हम अभी कुएं के अंदर गए थे। वहां चंपा की आत्मा दिखी। उसने कहा, सच बाहर लाओ। ये अब और भी बड़ा रहस्य हो गया था। राघव ने कहा, यह आत्मा हमसे कुछ चाहती है। यह हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, बस कुछ दिखाना चाहती है। किरण ने कैमरा बंद किया। कल हम फिर आएंगे, लेकिन मुझे लगता है चंपा की आत्मा हमें हवेली के किसी गुप्त कमरे में ले जाना चाहती है। वहां शायद उसकी असली मौत का राज छुपा हो। दोनों ने फैसला किया कि वो थोड़ी देर के लिए हवेली के हॉल में आराम करेंगे। वे वहीं कोने में बैठ गए। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। हवेली की टूटी खिड़कियों से पानी की बूंदें अंदर आ रही थीं। राघव ने कहा, किरण ये अब तक की सबसे डरावनी रात है, लेकिन मुझे लगता है हम कुछ बड़ा करने वाले हैं। किरण ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, हम चंपा को मुक्ति दिलाएंगे और लगता है शायद तभी हमें भी शांति मिलेगी, क्योंकि जब से मैं यहाँ आई हूँ मैं इस कहानी से रिलेट करने लगी हूँ। कैमरे चलते रहे। हवेली के कोने में परछाइयाँ हिलती डुलती रहीं। घड़ी ने 3 बजाए। अचानक वॉइस रिकॉर्डर फिर से चालू हुआ और आवाज़ आई, सुबह से पहले सच बाहर लाओ, नहीं तो आवाज कट गई। किरण, नहीं तो मतलब? नहीं तो क्या? राघव ने डरते हुए कहा, शायद आत्मा नाराज हो गई, हमसे शायद कोई भूल हुई। ये सुनकर दोनों आश्चर्य में पड़ गए। वो दोनों चुपचाप बैठे रहे। हवेली का हर कोना जैसे अब उन्हें देख रहा था। जैसे ही घड़ी में पूरे 3 बज गए, हवेली से अजीब अजीब आवाजें आने लगी। कहीं पायल, कहीं रोना, कहीं बच्चों की हंसी। राघव और किरण दोनों बड़े हाल में बैठे थे। कैमरे अब भी रिकॉर्ड कर रहे थे। अचानक फर्श हिलने लगा। हवेली के बीच में बनी एक पुरानी चौकी सरक गई और नीचे पत्थर का फर्श दिखाई देने लगा। पत्थर पर उभरा था एक अजीब सा चिन्ह, एक त्रिकोण, और उसके बीच में गुड़िया जैसी आकृति। किरण ने कैमरे में कहा, दोस्तों ये जमीन अपने आप हिली है और यहाँ ये निशान है। ये कोई गुप्त रास्ता तो नहीं? आइए देखते हैं।
राघव ने अपनी टॉर्च से देखा, पत्थर के बीच में एक छोटा सा छेद। उसने उंगली लगाई तो पत्थर अपने आप घूम गया और वहाँ एक अंधेरी सीढ़ी दिखाई दी जो नीचे तहखाने की ओर जा रही थी। किरण ने गहरी सांस ली। यही है, चंपा हमें यहाँ लाना चाहती थी। राघव ने कहा, हाँ शायद, चलो चलकर देखते हैं। दोनों सावधानी से नीचे उतरे। सीढ़ियाँ कच्ची मिट्टी की थी, ऊपर से पानी टपक रहा था। नीचे पहुँचते ही उन्हें लगा जैसे वे किसी और दुनिया में आ गए हों। दीवारों पर पुराने यंत्र, टंगे हुए ताबीज और बीच में लोहे की अंगीठी पड़ी थी जिसमें राख भरी हुई थी। किरण ने कैमरे में कहा, दोस्तों ये तहखाना शायद वही जगह है जहां बलि दी गई थी। यहाँ की हवा भारी और सड़ी हुई है। कमरे के बीचों बीच में एक पत्थर की वेदी बनी थी जिस पर सूखे खून के निशान अब भी उभर रहे थे। उसके चारों ओर पुराने समय के संस्कृत मंत्र खुदे हुए थे। राघव ने धीरे से कहा, यही वो जगह होगी जहां ठाकुर ने चंपा को मारा था। तभी दीवार पर लगी एक पुरानी तख्ती पर लिखा हुआ दिखाई दिया, जो यहाँ बलि देगा उसकी आत्मा अनंत काल तक बंध जाएगी। किरण ने टॉर्च एक कोने की ओर घुमाई। वहाँ एक छोटा सा संदूक रखा था। उसने उसे खोला तो अंदर एक लाल कपड़े में लिपटी हड्डियाँ थीं। शायद वो छोटी बच्ची की हड्डियाँ रही होंगी, क्योंकि उसके टुकड़े और हड्डी की बनावट काफी छोटी थी। उसे देखकर किरण के हाथ कांपने लगे। राघव, ये चंपा के अवशेष हैं। तभी तहखाने में अचानक ठंडी हवा का झोंका आया। मोमबत्तियां बुझ गईं। दोनों के सामने हवा में वही परछाई बनी, चंपा की आत्मा। अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था, आंखें नम, होठ फटे हुए, लेकिन उसमें कोई क्रोध नहीं, केवल दर्द। वो बोली, मुझे मुक्त दो, मुझे यहाँ से निकालो। उसकी आवाज़ धीमी लेकिन साफ थी। किरण ने कहा, कैसे? चंपा की आत्मा ने इशारा किया, उसके अवशेषों की ओर और फिर कुएं की दिशा में। राघव ने समझा, वो चाहती है कि हम उसके अवशेष को सम्मान से गंगा में विसर्जित करें। दोनों ने सावधानी से उन हड्डियों को एक कपड़े में बांधा। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, तहखाने की दीवारें हिलने लगी, ऊपर से मिट्टी गिरने लगी। चंपा की आत्मा उसके चारों ओर घूमने लगी, कभी रोना, कभी हंसना। किरण ने कैमरे में कहा, दोस्तों हम अब चंपा के अवशेष लेकर बाहर निकल रहे हैं। हमें लगता है यही वही मुक्ति की चाबी है। आगे देखते हैं क्या होता है। फिर दोनों सीढ़ियों से ऊपर भागे, हवेली के बड़े हॉल में। वहां पहुंचते ही उन्होंने देखा सारे कैमरे अपने आप बंद हो गए हैं, स्क्रीन ब्लैक। राघव ने कहा, जल्दी चलो। यह हवेली के पिछवाड़े पहुंचे। बारिश अब भी हो रही थी, जिसकी वजह से वहां की मिट्टी गीली और दलदली हो चुकी थी। जैसे तैसे वो दोनों कुएं तक पहुंचे। कुआं तो वहीं था, लेकिन इस बार कुएं के ऊपर एक अजीब सी रोशनी थी, जैसे कोई चक्रवात। किरण ने कपड़े में लिपटे अवशेष को हाथ में लिया और कहा, चंपा, हम तुम्हें सम्मान देते हैं, तुम्हें मुक्त करते हैं। उसने अवशेष कुएं के पानी में डाले। जैसे ही अवशेष पानी में गिरे, कुआं जोर से गूंजा, घूं घूं करके। फिर अचानक चारों ओर तेज प्रकाश फैल गया। हवेली की दीवारें चीखने लगी। बारिश रुक गई और फिर सब कुछ शांत हो गया। कुएं से धीरे धीरे चंपा की आत्मा ऊपर आई। अब उसका चेहरा शांत था। उसके चेहरे पर एक सुकून की मुस्कान थी। उसने दोनों के सामने हाथ जोड़कर कहा, धन्यवाद। इतना कहकर वो धीरे धीरे ऊपर उठी और हवा में विलीन हो गई।
हवेली के टूटे झरोखों से एक गर्म हवा निकली। जाले और धूल अपने आप गिरने लगे। हवेली की दीवारों पर उभरे सारे शब्द मिट गए। माहौल अचानक हल्का और शांत हो गया। राघव ने गहरी सांस ली। ये खत्म हुआ। किरण ने कैमरे की ओर देखा और कहा, दोस्तों, हमने आज कौशलपुर की हवेली की आत्मा को मुक्ति दिलाई। ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं थी, यह एक सच्ची और एक बच्ची की अधूरी न्याय की कहानी थी। सुबह होते ही गांव वाले हवेली के पास आए। उन्होंने देखा हवेली अब वैसी डरावनी नहीं लग रही थी। पक्षी चहक रहे थे, बबूल के पेड़ हरे हो गए थे। गांव की बूढ़ी औरत भी आई, वही जो रात को आई थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, धन्यवाद बेटा, मेरी चंपा अब शांति में है। और धीरे धीरे वो भीड़ में गुम हो गई। किरण ने अपने चैनल के दर्शकों को संबोधित किया, दोस्तों, ये कहानी एक सबक है। हर आत्मा के पीछे एक सच होता है। डरावनी घटनाएं सिर्फ डराने के लिए नहीं होती, कभी कभी वे न्याय और मुक्ति के लिए होती हैं। कौशलपुर की श्रापित हवेली अब मुक्त हो चुकी है। अब यहाँ कोई आत्मा नहीं भटकेगी और ना ही किसी की चीखें सुनाई देंगी। राघव मुस्कुराया। शायद अब ये गांव भी चैन की नींद सो पाएगा, उसने मुस्कुराते हुए कहा। दोनों जीप में बैठकर गांव से निकलने लगे। लेकिन जैसे ही वे गांव की सीमा पार कर रहे थे, कैमरे के रिकॉर्डर में अचानक खुद ब खुद एक वीडियो प्ले हुआ। चंपा की वही परछाई मुस्कुराते हुए हाथ हिलाती। किरण ने मुस्कुराकर कहा, वो अब हमें आशीर्वाद दे रही है। जीप धूल उड़ाती हुई आगे बढ़ी। पीछे हवेली की टूटी मीनार पर एक नया सूरज उग रहा था। किरण बहुत खुश थी। वो जैसे ही अपने स्टूडियो पहुंची, उसके अंदर की जिज्ञासा ने वीडियो देखने पर उसे मजबूर किया। उसने पिछली रिकॉर्ड की हुई सारी वीडियो देखी। उसमें रिकॉर्ड की हुई एक अजीब चीज, जिसे देखकर किरण के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। वो अजीब बात कोई और नहीं बल्कि राघव था। हाँ, राघव। किरण ने देखा कि राघव पूरे वीडियो में कहीं नहीं था। किरण अकेले ही हवेली के अंदर दाखिल हुई। उसने अकेले वीडियो बनाई और अकेले ही चंपा की आत्मा को मुक्ति दिलाई। और उस दौरान जो राघव उसे दिखाई दे रहा था, वो असल में था ही नहीं। वो कोई अदृश्य शक्ति थी जो राघव के रूप में किरण के पास आई थी और उसने किरण का मुख हवेली की ओर रुख किया। तो राघव कौन था? कोई इंसान या कोई अदृश्य शक्ति? किरण को आज तक ये मालूम ही नहीं हुआ। मगर किरण ने इस बात पर जोर नहीं दिया, क्योंकि वो जानती थी कि राघव जो कोई भी था, उसका मकसद एक अच्छे काम के लिए था। और जब वो अच्छा काम पूरा हुआ तो वो अपने आप विलीन हो गया। किरण इस बात से आश्चर्यचकित भी थी और खुश भी। और फिर उसे एक कहावत याद आई कि जब कोई इंसान किसी अच्छे काम के लिए आगे बढ़ता है तो कायनात भी उसका साथ निभाती है।